आज कक्षा 12 और 11 को हम अगला बिंदु अलंकार के बाद शब्द शक्ति जो कि पाठ्यक्रम में निहित है, शब्द शक्ति। शब्द की शक्ति कैसे प्रदान की जाती है ये आपको बताएंगे। शब्द क्या है, पूर्व में भी ये हर विद्यार्थी जानता है कि वर्ण से शब्द बनता है। जैसे वर्ण है, जैसे वर्ण कै प्लस मैं प्लस ले कमल, ये शब्द बन गया। अब कमल शब्द के कई अर्थ निकाल सकते हैं अपन, कई चीज़ें। उसी प्रकार शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति के बारे में आपको हमने बता रहे हैं। पहली 3 भेद हैं इसके। पहली अविदा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली अविदा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। इसके बाद प्रत्येक के अलग अलग और भी प्रकार हैं। जैसे अविदा के रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लक्षणा के हैं रूढ़ा लक्षणा, प्रियवर्ती लक्षणा। व्यंजना के हैं 2 प्रकार, आर्थी व्यंजना और शाब्दिक व्यंजना। तो ये हमने एक सारणी बनाई है। इस प्रकार से आपको इनका स्पष्टीकरण करना है और पूर्ण रूप से समझ लेना है कि किस प्रकार से ये शब्द शक्ति कही जाती है। शब्द शक्ति की कौन कौन सी विशेषता हैं, कितने प्रकार हैं और इसको प्रयोग में कैसे लाया जाता है। तो हिंदी अनिवार्य में शब्द शक्ति पाठ्यक्रम के अनुसार पूछी जाती है और वह कम से कम 2 नंबर की आती है। तो देखिए, परिभाषा जैसे दी, परिभाषा तो हम आपसे ये कह रहे थे कि 3 भेद के बाद अपन शब्द शक्ति की परिभाषा पहले याद करनी चाहिए। जैसे लिखा है, शब्द की ऐसी शक्ति जो शब्द का निश्चित अर्थ प्रदान करती है वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द की ऐसी शक्ति जो शब्द का निश्चित अर्थ प्रदान करती है वह शब्द शक्ति कहलाती है। ये इसकी एक परिभाषा हुई अपने शब्दों में। अब दूसरी परिभाषा, भाव और विचारों का ऐसा माध्यम, भाव और विचारों का ऐसा माध्यम जो शब्द का निश्चित अर्थ हो देता हो वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मैं कह दूँ पानी दो, तो निश्चित अर्थ है पानी की बात है। अब कहने का तात्पर्य है कि हमने 3 प्रकार की शब्द शक्ति बताई, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। तो इनके जो रूपांतर हैं परिभाषा के बाद, जो जैसे इन शब्दों में भी हम कह सकते हैं शब्द शक्ति या शब्द की वृत्ति या शब्द की वृत्ति या शब्द की शक्ति, शब्दों की शक्ति ही व्याकरण में हिंदी वाक्य के भाव को समझाने के लिए प्रयुक्त अर्थ शब्द शक्ति कहलाती है।
तो शब्द की बहुत बड़ी शक्ति होती है और शब्द से ही व्यक्ति को ज्ञान कराया जाता है कि हम शब्द को समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए कहने का तात्पर्य यह है, इसके लिए अर्थ ग्रहण करने के लिए संस्कृत में 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहला वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजन। वाचक का मूल अर्थ है वाच, 3 भेद बताए संस्कृत से। लक्षक का लक्ष्य और व्यंजन का अर्थ है अनर्थ। तो कहने का तात्पर्य है, पहले ये देखें अपन कि वाचक किसको कहते हैं। ठीक है, सब शक्ति में वाचक किसको कहते हैं, लक्षक किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इनका भी अर्थ जान लेना जरूरी है, परिभाषा जान लेना जरूरी है। तो देखिए वाचक का क्या तात्पर्य है, वाचक किसे कहते हैं। ठीक है, वाचक जहाँ वक्ता के द्वारा कहे गए कथन, वाचक जहाँ वक्ता के द्वारा कहे गए कथन से श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण कर लेता है, श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण कर लेता है, वह वाचक कहलाता है। ये वाचक हुआ। जैसे उदाहरण के लिए गधा घास खाता है, सीधा अर्थ हो गया, सीधा अर्थ है राम दिल्ली जाता है, सीधा अर्थ दे रहा है। कोई भी वाक्य सीधा बोलेंगे तो उसका अर्थ अपने आप आ जाएगा, वाचक। और अपन और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो वाचक है, जो बोलने वाला है, श्रोता उसको सीधा ही अर्थ समझ जाए तो वो वाचक कहलाता है और वो अवधाशक शक्ति के अंदर ही आता है। अवधाशक शक्ति का ही वाच्य रूप है। अब ये अवधाशक शक्ति का ही रूपांतर कहा जाएगा। अब दूसरी है लक्षणा। लक्षणा में क्या है, वक्ता द्वारा कहा गया कथन श्रोता को सुनाई तो दे, लेकिन उसको बाधा उत्पन्न करने का अर्थ ग्रहण किया जाए, बाधा उत्पन्न करने पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो उसको लक्षक कहेंगे। यानी लक्षणा सब शक्ति की विशेषता है। अभी हम अवधा की परिभाषा और बताएंगे, अवधा किसे कहते हैं, लेकिन इनके मूल शब्द हैं ये वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है। और लक्षणा में जैसे अपन उदाहरण दें, लक्षणा सब शक्ति यानी बात लक्षक का उदाहरण दें, जैसे राम गधा है, लक्षक। राम गधा है, ठीक है। तो हमने लिखा राम गधा बताया गया है, राम को यहाँ क्या बताया गया, गधा। बातचीत मुख्यार्थ में तो बाधा हुई, कहने में तो, बोलने में तो बाधा हुई, परंतु लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये वाक्य सही है। लक्षण कैसे, गधा के क्या लक्षण है, गधा का प्रतीक क्या है, मूर्ख।
मूर्ख कहेंगे कि नहीं मूर्ख, तो अपन कह देंगे कि राम एक मूर्ख लड़का है। ये शब्द प्रयोग है, मूर्खता के लिए किया गया है प्रयोग। तो इसका अर्थ सीधा निकलेगा, लक्षण करके निकाल रहे हैं कि राम गधा है। तो यहाँ पर मूर्ख का प्रतीक चिन्ह हो गया, ये लक्षक हुआ। अब है व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है, जब वक्ता का कथन अर्थ आशय श्रोता भिन्न भिन्न अर्थ समझे, अलग अलग समझे, वक्ता के द्वारा कहा गया कथन का अर्थ श्रोता भिन्न भिन्न अर्थ निकाले, तो व्यंजन अन्य अर्थ निकाले, कह रहे हैं हमने व्यंजन का मतलब अन्य अर्थ निकाले, तो उसको अन्य अर्थ निकालने के कारण ही अपन भेदों के आधार पर यानी व्यंजक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें अपन, कक्ष निरीक्षक ने, कक्ष व्यंजन, कक्ष निरीक्षक ने, ठीक है, कक्ष निरीक्षक ने 2 घंटे कहा, उसने 2 घंटे समाप्त हो गए, 2 घंटे समाप्त हो गए। तो यानी कहने का मतलब है 2 घंटे समाप्त हो गए तो अन्य अर्थ है, यानी किस कार्य के लिए कहा गया है, किससे संबंधित बात कही गई है, तो इसमें 2 घंटे समाप्त हो गए, यानी व्यंग कर दिया उसने, अरे आपको करने में इसको 2 घंटे हो गए। ये व्यंग भी तो हो सकता है, कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो इसको कहेंगे व्यंजक। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अविधा शक्ति को पढ़ लें पहले। अविधा पहली शब्द शक्ति है अविधा। मैंने तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का वो बताया है, लेकिन अपन को अविधा को पढ़ना है पहले। अविधा जैसे लिखा ना, अविधा, अविधा शब्द शक्ति, ठीक। तो अविधा शब्द शक्ति के 3 रूप बताए ना, रूढ़ और दूसरा यौगिक और एक बताया था योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। अब पहले तो ये देखें आप, अविधा शक्ति की क्या परिभाषा है, पूर्व में ये जान लें कि अविधा शक्ति की क्या परिभाषा है। तो देखिए अविधा शक्ति की परिभाषा समझ लें, वह शब्द शक्ति जो वाक्य में प्रयोग के कितने भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन श्रोता तत्काल उनका अर्थ समझ जाए, उसे अविधा शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थात वक्ता के द्वारा कहे गए वाच्य, यानी बोलने वाले के द्वारा कहे गए कथन, जिनका अर्थ श्रोता अपने आप ही अर्थ स्पष्ट कर ले और उसका अर्थ लगा ले, तो ही वही अविधा शक्ति कहलाएगी। सीधा सीधा अर्थ निकाल ले, जिसको किसी प्रकार के अर्थ निकालने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हो, शब्द का, वाक्य का, शब्द का अर्थ सीधा निकाले। वैसे शब्द शक्ति है तो शब्द का अर्थ निकाल ले, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ सोहन, तो सीधा नाम है, मोहन तो नाम है, इनका सीधा अर्थ तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह अविधा शक्ति कहलाएगी। अविधा शक्ति साधारण अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति है, साधारण अर्थ। इन शब्द शक्ति के द्वारा ऐसा नहीं है, इस शब्द शक्ति में जो आपको कठिनाई महसूस हो, सीधा अर्थ निकाल ले,
ठीक है, समझने में कोई परेशानी नहीं आए किसी प्रकार की, वे अवदर्शक शक्ति कहलाती है। अब हमने इसके 3 भेद बताए, फिर हम इसके उदाहरण बताएंगे। ठीक है, ये तो परिभाषा हुई अवदर्शक शक्ति की। दोबारा पुनः सुन लें अवदर्शक शक्ति की परिभाषा। वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता द्वारा सीधा अर्थ निकाल ले, समझ ले, साधारण अर्थ निकल जाए तो वह अवदर्शक शक्ति कहलाती है, अविधा है। अब उसके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये शब्द जो ये होते हैं, ये शब्द जातिवाचक संज्ञा से निहित हैं। रूढ़ जातिवाचक संज्ञा से निहित हैं, और जैसे जातिवाचक होते हैं, जैसे अपन कह दें उदाहरण के तौर पर, जैसे बालक, ठीक है, हाथी, ठीक है, ऊंट, ये जातियाँ ही हैं। मनुष्य, ये जाति आ रही है ना, तो कहने का तात्पर्य यह है, अपन और कह दें बंदर, ठीक है, आँख, नाक, कान, तो ये कहने का तात्पर्य है वे शब्द जो जातिवाचक संज्ञा का रूप निर्धारित करते हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं, उनसे रूढ़ बना। और यौगिक की बात करें तो यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक, अब यौगिक की बात चल रही है तो यौगिक किसको कहेंगे? इनका अर्थ क्या होता है? ऐसी शक्ति शब्द की जो समुदाय और अव्ययों की शक्ति से मिला हुआ हो, समुदाय और अव्ययों की शक्ति से बनकर मिला हुआ हो, वो यौगिक कहलाता है। समुदाय और अव्ययों के बनकर मिला हुआ हो और वह यौगिक कहलाता है। जैसे यौगिक ने कहकर अपन पहले योग रूढ़ की बता गई, योग रूढ़, फिर यौगिक बता देंगे। और इसमें जैसे जलज, कमल, ठीक है, जलज इसमें आ जाएगा, कमल, बारिश, ठीक है। ये तीसरे नंबर की है, ये पहले नंबर की है, दूसरे की बता रहे हैं, क्रम परिवर्तन हो गया है। तो देखो यौगिक किसको कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ अव्यय प्रकृति प्रत्येक शक्ति के आधार पर होता है। जिन शब्दों का अर्थ अव्यय और प्रकृति प्रत्ययों के आधार पर होता है, प्रकृति प्रत्ययों के आधार पर तो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, क्रम परिवर्तन है, योग रूढ़ ये है, समुदाय और अव्ययों के आधार पर बनकर मिला हुआ है, और ये अव्यय और प्रकृति की प्रत्ययों के आधार पर बनकर बना हुआ है। जैसे अपन कह दें दिवाकर, सुधांशु, ठीक है, विद्यालय, ठीक है, पुस्तकालय, ये क्या है? यौगिक है, ये योग रूढ़ हैं और ये रूढ़ हैं। तो हमने रूढ़ की परिभाषा क्या दी?
कि वे शब्द जातिवाचक संज्ञा से निहित हैं। बालक, हाथी, ऊँट, मनुष्य, बंदर, आँख, जहाँ भी वाक्य में प्रयोग होंगे वह रूढ़ है। यौगिक रूढ़, ये पहला। तीसरा बता दिया, समदार अव्ययों से बनकर मिला हुआ हो, जलज, कमल, बारिश। अब हमने यौगिक कहा, अव्यय और प्रकृति प्रत्ययों के आधार पर जो बनाए जाते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। दिवाकर, सुधांशु, विद्यालय, पुस्तकालय। लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, एक वाक्य पूछा जाता है, वाक्य दे दिया जाता है, उसमें एक पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी सब शक्ति है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि सब शक्ति की परिभाषा लिखो, या ये पूछ लिया जाता है सब शक्ति किसे कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि सब शक्ति कितने प्रकार की होती है। कहने का तात्पर्य है ये एक प्रश्न को 3-4 प्रकार से पूछा जा सकता है। अब अविधा शक्ति के जो 3 भेद हैं उसके हिसाब से आप अविधा शक्ति के उदाहरण भी समझ लें। ठीक है, उदाहरण से अधिक स्पष्ट होगा। कहने का तात्पर्य है उदाहरण समझने से, तो हम आपको बता रहे थे अविधा शक्ति के उदाहरण। तो अविधा शक्ति के उदाहरण जैसे कि आपके सामने है, पहला है कुत्ता भौंक रहा है। पहले मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया था कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है या राम खाना खाता है, सीधा अर्थ है। तो कुत्ता भौंक रहा है सीधा अर्थ है, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ रहा है सीधा अर्थ है। तो अविधा में सीधा अर्थ ही आता है। अविधा में श्रोता वक्ता के द्वारा कहा गया कथन सीधा अर्थ निकल ले। बिल्ली भाग रही है, सीधा अर्थ है, बिल्ली भागने का काम कर रही है। और उदाहरण के तौर पर और उदाहरण सुनिए, किसान फसल काट रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है वाक्य को सीधा सीधा समझा जा सके वह अविधा है। और फिर लिखा उसने राजस्थान की राजधानी जयपुर है। या अपने इस वाक्य को जो भी कहते हैं, जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, या जयपुर राजस्थान की राजधानी है। वाक्य की सीधा कह दे तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, या राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अर्थ समझ में आ रहा है ना सीधा। वाटिका में सुंदर फूल खिले हैं, तो फूल खिल रहे हैं, ये सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है, फूल से संबंधित बात है। और एक उन्होंने कहा, हमने अगला उदाहरण, अधिक वर्षा के कारण नगर में पानी पानी हो गया। तो बरसात हुई तो नगर में पानी पानी हो गया। यानी किसी को भी ये स्रोत वक्ता कहेगा, अरे भाई साहब इतनी बरसात हुई कि अधिक वर्षा के कारण नगर में पानी पानी हो गया, यानी मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पानी हो गया। तो ये सीधा अर्थ दे रहा है। तो सीधे अर्थ जो वाक्य दें हैं वह अविधा शक्ति कहलाते हैं। आचार्य मोहम्मद ने तो यहाँ तक अपने विचारों में कहा है, क्या कहा है, एक दोहा बनाकर कहा उन्होंने, क्या कहा है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस कुटिल, दूसरी करत कबीन। कहने का तात्पर्य है अविधा उत्तम काव्य है। अविधा तो उत्तम है, सीधे समझ लेंगे तो अच्छा आनंद आएगा। कविता है, कहानी सीधे पढ़ेंगे तो अच्छा आनंद आएगा और सबसे सुंदर काव्य कहा जाएगा। और मध्यम लक्षणालीन, लक्षणा तो क्या है, लक्षण समझेंगे जब है उसका, मध्यम है वो, मध्य लक्षणालीन। और अधम व्यंजना रस कुटिल, व्यंग है, अधम है, उसको क्या समझेंगे, दूसरी करत प्रवीण, दूसरा कोई नहीं कर सकता इस कार्य को। तो शब्द की शक्ति के बारे में आपको हमने अब तक बताया है। शब्द शक्ति का पहला भेद बताया, जिसके उदाहरण भी स्पष्ट किए। तो ये शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्द की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। ये शब्द शक्ति, पहली शब्द शक्ति आपको हमने बताई है आज, अविधा शक्ति। अब अविधा के बाद जो भी शब्द शक्ति आएगी वो आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे।